नमस्कार। इतना सब इंस्पायरिंग स्टोरी सुन के सच में भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं मनोज मिश्रा, इंडियन एक्टर। सपना है उड़िया सिनेमा को वर्ल्ड वाइड कैसे लेके जाऊँ। कभी कभी लगता है कि अगर कोरियन फिल्म, फ्रेंच फिल्म, इंग्लिश सबटाइटल में हम लोग देख के एंजॉय करते हैं तो व्हाई नॉट उड़िया सिनेमा। यही एक सपना है जिसकी वजह से मैं अभी उड़ीसा में हूँ। और ये सपना कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जानने के लिए थोड़ा बहुत मेरे बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन एक्चुअली। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसा नहीं होता है, सबके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। हो सकता है यहाँ से मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आगे जाके लाइफ में मुझे यही उड़िया सिनेमा को आगे लेके जाने के लिए हेल्प करेंगे। कुछ भी हो सकता है, या तो मैं इंटेलेक्चुअली कुछ सीख के जाऊँगा। तो दुनिया में कोई भी चीज़, जैसे एज एन एक्टर मुझे जो सिखाया गया है NSD में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, या फिल्म इंस्टीट्यूट में, कोई भी एक्शन, कुछ भी चीज़ विदाउट रीज़न कभी कुछ होता नहीं है, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और मेरे लाइफ में लेकिन जो भी घटना हुआ है, शुरू में वो अच्छा नहीं हुआ था। बाद में जब मैं सोचता हूँ कि यार ये अगर नहीं होता तो शायद आज ये नहीं होता। यही संबलपुर में पैदा हुआ। बहुत बदमाश था तो मुझे मेरे मम्मी पापा ने छोड़ दिया। एक जंगल के अंदर एक स्कूल है, वहाँ पे मेरे चाचा हेडमास्टर थे। वहाँ से भी भाग आता था संबलपुर। इसीलिए भाग आता था कि क्लास 7th 8th में भी मुझे सिनेमा देखने का चस्का लग गया था। फिर भी पढ़ाई तो करना है, कभी मन नहीं लगता था। थोड़ा पढ़ के भी रिजल्ट अच्छा आ जाता था तो लोगों को लगता था कि ये अच्छा पढ़ता है, लेकिन मैं अच्छा पढ़ाई कभी नहीं किया लाइफ में। ये मैं मान लूँ कि मुझे पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे आज भी लगता है कि अगर मुझे एक्टर बनना था तो ये मैथमेटिक्स ये सब क्यों पढ़ा, मुझे तो लिटरेचर पढ़ना चाहिए था। ये दुख है मुझे कि शायद हमारे इंडिया में ये फैसिलिटी कब होगा कि जिसको जो इंटरेस्ट है उसको वही पढ़ाई बचपन से शुरू करना चाहिए। ये मुझे बड़ा दुख है। कुछ स्कूल है लेकिन अभी हर जगह ऐसा नहीं है। मैं दिखने में बहुत ही खराब था, ये तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कोई मेरे दोस्तों के सामने मुझे कॉलेज के टाइम पे GM कॉलेज में जब मैं था, यही संबलपुर यूनिवर्सिटी में जब मैं आता था, तो मुझे ना कोई देखता नहीं था। तो यही एक रीज़न था कि मैं ऐसा कुछ करूं कि लोग मुझे देखें। और उसी समय से मैंने नाटक करना शुरू किया। नाटक करते करते मैंने NSD का एग्ज़ाम दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, NSD में 20 सीट्स है और सब मेरे दोस्त जैसे कि आज भी मुझे पागल ही समझते हैं, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ थोड़ा जो सब लोग करते हैं वो पता नहीं क्यों नहीं कर पाता हूँ, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे पहले एक सीरियल कर रहा था स्टार प्लस में, पर डे 30,000 रुपये मिलता था, सेटल था। वो सब छोड़ के मैं उड़ीसा आ गया फिल्म करने। तो सारे दोस्त, घर वाले तो पागल ही बोलेंगे। तो ऐसे ही बचपन में जब मैं मतलब कॉलेज में जब मैं सोचा कि NSD करूँगा, ना कि कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल या ऐसा कुछ कोई पढ़ाई करके कुछ अपना करियर बनाऊँ। मेरे फादर फॉरेस्ट में थे तो वो बार बार मुझे बोलते थे रेंजर बन जा, BSc कर ले, पैसा वैसा जंगल भी काट लेगा तो सब कुछ, पूरा लकड़ी बेच के हम लोग अमीर बन जाएंगे। तो ये सारी बातें होती थी घर पे, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। मुझे लगा नहीं, कुछ अलग करना है, पता नहीं क्यों क्या अलग करना है, मुझे ये आइडिया नहीं था। तो मैंने NSD एग्ज़ाम दिया। NSD में एक ऐसा है कि 20 सीट है इंडिया में, 20 सीट मतलब IIT टाइप था वो। तो सबको पता था कि मुझे तो नहीं मिलेगा, संबलपुर से किसी को मिला भी नहीं था। फिर भी मुझे पता नहीं क्यों लगता था मुझे तो मिल जाएगा। तो मैंने एग्ज़ाम दिया। इंटरव्यू के सामने जैसे सब लोग बैठे हैं तो मुझे पूछा गया कि कुछ किताबें उन्होंने मुझे भेजा था पढ़ के आने के लिए। तो मुझे बोला कि तूने पढ़ा है? मैंने बोला नहीं पढ़ा है। तो हंस दिया सबने। तो बोला कि क्यों नहीं पढ़ा? मैंने कहा कि सर हमारे यहाँ मिलता नहीं है ये, और उस समय इतना ये इंटरनेट ये सब चीज़ें थी नहीं।
तो वो किताब मैं कहाँ से पढ़ूँ सर? मेरे लाइब्रेरी में भी मैंने यहाँ, क्योंकि मैं जेएम कॉलेज लाइब्रेरी में आषाढ़ का एक दिन एक प्ले उन्होंने भेजा था, तो मैं बहुत ढूंढा, नहीं मिला मुझे। फिर 10 नाटक करना ज़रूरी होता था, तो मैंने ना जुगाड़ लगा लिया था, सर्टिफिकेट लगा के दे दिया था। तो उन्होंने पूछा कि तुमने 10 नाटक किया? तो मेरे मुंह से निकल गया, सर नहीं किया मैंने। तो उन्होंने बोला यार तुम्हें ये सर्टिफिकेट है? मैंने कहा सर ये जुगाड़ लगा के किया है, और ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने जुगाड़ लगा के बोला तो उनको लगा ये ऐसा सच भी क्यों बोल रहा है। फिर उन्होंने एक्टिंग बोला तो हिंदी तो मतलब माशाल्लाह बहुत ही ख़राब, मतलब जिसको बोलते हैं बहुत ही ख़राब, मतलब मेरे बारे में बहुत बार सोचा है मल्लिका, ये लाइंस भी मैं मतलब मेरे ख्याल से 1 महीना मैंने रटा होगा, और इसको भी भूख गलत ही बोलता था। तो उन्होंने बोला यार तो हिंदी भी नहीं है, ये नहीं है, तो हम तुम्हें क्यों लें? तो मैंने कहा मुझे सीखना है, इसीलिए आपके पास आना है। तो सिर्फ मेरा एडमिशन हो गया वहाँ। पता नहीं कैसे हो गया, सिर्फ मेरा इसीलिए हुआ। बहुत दिग्गज नाटक करने वाले लोग भी थे, लेकिन मेरा हुआ। और मैं दुखी हो रहा था कि यार इतने सीनियर्स लोग, इनका एनएसडी में हुआ नहीं, मेरा हो गया। और मैं इतना दुखी हुआ उस दिन रात को कि मुझे नींद ही नहीं आई, दुख में, खुशी में नहीं। फिर मेरा सपना था मुझे एफटीआई जाना है, क्योंकि वहाँ से मिठुन दा मेरे जो मतलब जिनको देख के मैं बचपन में स्कूल वूल से फरार हो जाता था, मिठुन दा वहाँ पढ़े हैं। तो मुझे मेरा सपना था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं एफटीआई में एडमिशन लूँगा। फर्स्ट टाइम आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं एडमिशन लेने गया था तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अंग्रेजी में सब लोग बात कर रहे थे और मैं उड़िया मीडियम, इंग्लिश में 30 to 30, उससे 1 नंबर भी आज तक ज़्यादा नहीं आया था। तो क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। तो एडिटिंग के बारे में जैसे डिस्कशन किया हुआ, तो जो भी डिस्कस में ऐसे सिर्फ देख रहा था। ऐसे देखते देखते मेरा मतलब वो जो भी एडमिशन के लिए जो 4 दिन वर्कशॉप होता है, उस दौरान श्याम बेनेगल साहब आए हुए थे फाइनल इंटरव्यू लेने के लिए। उनको समझ आ गया कि इसका कुछ ये फिल्म मेकर वेकर नहीं बन पाएगा, ये शायद एक्टर वेक्टर बन पाए। उन्होंने मुझे कहा था कि एनएसडी एक और है, वहाँ पे दे दे, ट्राई कर। फिर मैंने एनएसडी किया। एनएसडी करने के बाद फिर से एफटीआई अप्लाई किया। बोला अब कैसे मुझे नहीं लेंगे, अब तो मुझे अंग्रेजी समझ में आता है, बोल नहीं पाता हूँ तो क्या हुआ। लकीली उस समय एक एक्टिंग कोर्स आया और मुझे मिल गया। तो मैं इसीलिए मैं बोलता कि मैं अकेला हूँ उड़ीसा का जो है टीआई और एनएसडी दोनों किया हूँ। ऐसा बहुत तीर नहीं मारा मैंने दोनों करके, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह ने भी किया है, अनुपम खेर ने भी किया, ओमपुरी ने भी किया, बहुत बड़े बड़े जो एक्टर्स जिनको सब लोग जानते हैं उन्होंने भी किया। मुझे तो कोई नहीं जानता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जैसे ही एफटीआई से फिर पास आउट होकर मैं बॉम्बे गया, तो मुझे लगा आज मैं पहुंचूंगा, नेक्स्ट डे शाहरुख खान बन जाऊंगा, ये सबको लगता है। तो फोटोग्राफ खींचा तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा है तू सबसे अच्छा दिखता है। आज भी मैं मम्मी को बहुत डांटता हूँ कि मैं बहुत खराब दिखता हूँ, माँ तूने क्यों नहीं किया कहा मुझे, तो नहीं तू अच्छा दिखता, आज भी बोलती है मुझे। तो मैंने वो फोटो जाके बांटना चालू कर दिया हर जगह। तो कहीं से कॉल नहीं आता था, सामने देखे एनएसडी से कमाल हो गया यार, तुम लोग टैलेंटेड हो, ऐसे हो, नसीर भाई वहाँ से हैं, ये है वो, इरफान खान देखो स्ट्रगल कर रहे हैं, उस समय स्ट्रगल ही कर रहे थे इरफान भाई, किसी को काम नहीं मिल रहा था। नवाज देखो स्ट्रगल कर रहा है, ये वो सब स्ट्रगल ही कर रहा है, मतलब किसी को काम नहीं मिल रहा है। तो बहुत समय हो गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बड़े बड़े फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिलता गया, पैसा मिलता गया। अमरीश पुरी विलन है तो उनके पीछे चाहिए ना 5-10 मेरे जैसे, उस समय मैं जैसे दिखता था ऐसे चाहिए। और एनएसडी से हैं तो हम तो बढ़िया कर देंगे, पीछे खड़े हुए भी ऐसे एक्सप्रेशन दे देंगे। तो वो सब, कोई भी मैं प्रोडक्शन हाउस में घुसूँ तो मुझे कास्टिंग हो जाता था। 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए भी मैंने लिए 1 महीने में। मैंने कहा मैं तो बस अब करोड़पति हो जाऊँगा, कमाल हो गया। बिलीव नहीं करेंगे, एक फिल्म में कर रहा था, शक्ति द पावर, नाना पाटेकर का भाई था। कहा गया था कि कमाल का रोल है। 30 दिन शूटिंग तक कोई कमाल नहीं आया, सिर्फ तेल लगाना होता था सुबह से ताकि मैं और ज्यादा काला दिखूं। और मैं खड़ा हो जाता था उनके पीछे, वो डायलॉग मारते थे, मैं उनके पीछे ऐसे हाथ को घुसा के, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो हाथ घुसाता था ना अंदर, बहुत दर्द होता था रात को आके। 3 लाख रुपए लेकिन मुझे मिले उसमें। और पिक्चर खत्म हो गया, शक्ति बहुत लोगों ने देखी होगी, शाहरुख खान का एक आइटम नंबर भी है। मैं सबको बोलता था शक्ति में मैं भी हूँ, शाहरुख खान भी है, मजा आता था बोलने में। लेकिन मेरा क्या रोल है, मैं खुद ही ढूंढ के परेशान रहता था, पीछे खड़ा रहता। वो अभी गया ना वहाँ से, ऐसे करते करते
पैसा भी मिलता था, स्ट्रगल बढ़िया था। फिर मैंने कॉन्शियसली सोचा कि अब नहीं करना है छोटा रोल। फिर मैंने डबिंग शुरू की। वो रीज़न बना, डबिंग किया मैंने। अब डबिंग करूं, क्या डबिंग करूं, हिंदी भी बहुत बढ़िया नहीं है, अब थोड़ा बहुत बोल लेता हूं, तो उस समय बहुत ही बेकार था। उड़िया में डबिंग करना है, और मैं हूं संबलपुर का, उड़िया मतलब कमाल उड़िया मेरा। देखिए रीज़न, देखिए मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डबिंग मैंने इसीलिए किया, पैसे भी कमाए और मेरा उड़िया अच्छा हो गया। ये एक रीज़न बन गया मेरा उड़िया अच्छा बनने का। मैंने कहा यार ऊपर वाला तू ना कुछ जो भी करता है शायद अच्छे के लिए करता होगा। फिर मैंने डबिंग किया, डबिंग से गाड़ी खरीदी मैंने। तो मुझे लगा ये बस करियर अब हो गया, अब धीरे धीरे बड़ा गाड़ी बड़ा घर बॉम्बे में सब कर दूंगा, ऐसा सोचा। सोचते सोचते एक दिन अचानक सोचा, एक कॉल आया मेरे पास स्टार प्लस का। मेरी एक बैचमेट थी एडिटिंग में, उसने मुझे कहा कि एक कैरेक्टर है एक फिल्म, एक टेलीविजन सीरियल में, जिसमें एक खूबसूरत लड़की का एक बदसूरत हस्बैंड होना चाहिए। मैं मतलब आप जैसे हंस रहे हैं ना, मुझे इतना ही रोना आया था। मैंने कहा यार, डिम्पी नाम है उसका, आज भी अगर वो सुनेगी कभी ये स्पीच तो उसको मैंने कहा यार मैं आजकल अच्छा दिखता हूँ डिम्पी, उस समय मैं नहीं दिखता था, आजकल मैं जिम विम करके थोड़ा अच्छा हो गया हूँ, मैं थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा हूँ। उसने बोला नहीं नहीं वो कैरेक्टर, अगर तू अच्छा लग रहा है तो नहीं रोल मिलेगा तेरे को। मैंने कहा नहीं नहीं मैं खराब ही दिखता हूँ, मुझे रोल लगना है। फिर मैं गया वहाँ पे, और वो शो का मैं हीरो बन गया। स्टार प्लस चैनल का एक काला आदमी, मेरे जैसा दिखने वाला, जो ऑफिस के सामने खड़ा ना करे बालाजी के, उसको हीरो बना दिया। और बाकी सारे एक्टर्स को ऐसा लगता था जैसे कहाँ ये कौन से चिड़ियाघर से आ गए। सारे मतलब एकदम अच्छे दिखने वाले, कोई किसी का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, किसी का IIM भी हो सकता है, पता नहीं, मतलब सबका बढ़िया बैकग्राउंड, सबने मस्त एकदम अच्छे घर से। मैं भी अच्छे घर से हूँ लेकिन अंग्रेजी नहीं बोलता था। मतलब अच्छे घर के कहने का मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि यू हैव टू स्पीक, यू नो, सॉरी, मतलब तो मैं मतलब एकदम हिंदी में बोलने वाला हीरो, लेकिन एक धोती वोती पहन के, और मेरा कैरेक्टर हिट हो गया। गुजरात में मतलब किसी भी स्टेज पे जाऊं तो 50,000 रुपये ऐसे मुझे मिल रहे हैं, किसी के बर्थडे पे जाऊं तो 30,000 रुपये ऐसे मिल रहे हैं। 10 साल हो गए। अब खत्म हुआ सीरियल, पॉपुलर हो गया, उड़ीसा में आया, वापस आ गया, सोचा अब थोड़ा उड़िया पिक्चर करते हैं। उसी दौरान मैं एक दबंग फिल्म कर रहा था, तो वहाँ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने मुझे पूछा तुम्हारे वो उड़ीसा में पिक्चर बनता है क्या? मैं ना मतलब सच बताऊं, मुझे ऐसा लगा है, सुइसाइडल टाइप लगा मुझे लगा उड़ीसा में पिक्चर बनता है क्या, ये इतना बड़ा स्टार पूछ रहा है। फिर मैंने कसम खाया कि नहीं एक उड़िया पिक्चर बना हुआ, इसको दिखाऊंगा, और मैं उड़ीसा वापस आया। तो इस तरह का मैं पागल है। आने के बाद देखा यहाँ सच में ऐसा ऐसा पिक्चर बनता है कि मैं किसी को दिखा नहीं सकता। मतलब कोई पिक्चर आज मैं अभी भी मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि पिछले 20 साल से ऐसा कोई पिक्चर नहीं है जिसके बारे में अनुराग कश्यप ट्वीट कर दे यार देख लो उड़िया पिक्चर जाके कमाल हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैं अब बॉम्बे से आ गया हूँ तो पैसे भी कमाना है, तो बहुत सारी घटिया फिल्में, बहुत सारी कुछ किया। फिर अचानक मुझे स्वाइन फ्लू हो गया, डॉक्टर ने बोला ये तो गया, 99% चांस नहीं है। अब 99% चांस नहीं है मतलब आप समझ सकते हो। अनु चौधरी भी बैठी है यहाँ पे, वो भी हॉस्पिटल में हमेशा रहती थी, पद्मिनी जी को भी पता है। तो 99% चांस नहीं मतलब मैं खत्म हो गया, खत्म कर अच्छा तो खत्म हो गया मेरा, मतलब लाइफ खत्म हो गया। तो आप बिलीव, मुझे केयर हॉस्पिटल में फिर से जीवन मिल गया। जो 1% था वो 1% पता नहीं कैसे क्या हुआ, जो भी हुआ भगवान ने शायद चाहा कि इसको रख लो। और जैसे मैं दोबारा मुझे जीवन मिला तो मुझे लगा आज के बाद मैं सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोल रहा। और खतरनाक हो गया मैं। आज के डेट में मैं फेसबुक पे सुबह सुबह लिख देता हूं कि ये पिक्चर में इतना खराब है, सब मुझे अभी मेरे सब इंतजार कर रहे हैं कि ये रास्ते में अकेले जाएगा तो इसको मारेंगे पकड़ के। तो ये हालत हो गया मेरा अभी इंडस्ट्री में। लेकिन ये सच है
कि जो जो चीज़ें मेरे साथ घटा है, जो स्ट्रगल टाइम में पड़ोस के घर पे मटन के स्मेल पे अचपाल जब इधर बोलते थे क्या खा रहे हो भैया, तो मैं बोलता था चिकन खा रहे हैं। उधर का जो स्मेल आता था उससे हम लोग चावल इधर बना के खाते थे, तक लगता था जैसे कि चावल और चिकन खा रहे हैं। चिकन उनके घर पे बनता था, हमारे घर पे नहीं। तो इस तरह का जो स्ट्रगल था, ये स्ट्रगल के पीछे फिर डबिंग करना, फिर धीरे धीरे हिंदी सिनेमा सीरियल छोड़ के आ जाना, सब कुछ होते हुए जीरो से शुरू करना। तो आज के डेट पे जो मुझे लगता है कि मेरा अगर उड़िया पिक्चर बाहर कोई देखेगा और बोलेगा कि यार कमाल पिक्चर है ये सबटाइटल में, तो मुझे लगता है कि मेरा लाइफ जो है वो सार्थक हो जाएगा। मैं खुद के लिए तो बहुत कुछ कर सकता हूँ इंडिविजुअली, जैसे कि बोत्रा साहब ने कहा कि इंडिविजुअली तो हर आदमी अपने लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर एक कम्युनिटी के लिए, अगर सोसाइटी के लिए, अगर एक मेरा फिल्म इंडस्ट्री के लिए, मैं बहुत प्रभावित होता हूँ जब मैं, मतलब पॉलिटिकल हो सकता है लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जब ये केजरीवाल दिल्ली में बैठे और पूरे 2-2 स्टेट की अपने अंदर ले लिए, तो मुझे लगा यार मैं क्या एक आदमी उड़िया सिनेमा को बदल नहीं सकता, ऐसा लगता है मुझे, और बदल भी सकता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जीवन में आप जो भी चाहते हो सच में होता है, लेकिन वो जो चाहना है ना, मतलब ड्रीम आपको सोने नहीं देना चाहिए। बहुत लोग बोले हैं, फिर भी मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि मुझे सच में नींद नहीं आता। मतलब वो जो ड्रीम मैं देखा हूँ ना कि मेरा ये उड़िया पिक्चर हाउसफुल होगा फिर से, और सिर्फ उड़ीसा में नहीं, बाहर का लोग, जैसे कि हम लोग कन्नड़ सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, मलयालम सिनेमा देखते हैं, हाउसफुल करके देखते हैं। अभी एक चार्ली आया था ना कुत्ते के साथ, वो भी हमने देखा। तो ऐसा मेरा अगर उड़िया सिनेमा जिस दिन बाहर स्टेट, बाहर इंडिया में देखेंगे, तो मुझे लगेगा स्वाइन फ्लू से मुझे बचा के भगवान ने कुछ अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच।